मित्रों, एक बार पुनः नारायणा क्लासेस फॉर बायोलॉजी नीट एंड अदर एग्ज़ाम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कुछ वीडियो में हम लोगों ने जैव प्रक्रम या जैविक क्रियाएं के बारे में पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वहन, जिसको कहते हैं सर्कुलेशन। और वहन जो है ये मानव में भी और पौधों में भी कैसे होता है, ये दोनों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। आइए देखते हैं वहन, सर्कुलेशन, मानव में वहन या पादपों में वहन। इसका मतलब क्या है कि मानव में एक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाया जाता है, या पौधों में वो कौन सी क्रिया है जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान को पदार्थ पहुंचाए जाते हैं, इसी को हम वहन कहते हैं। और जनरली वाहन करने वाले को ही हम वाहन कहते हैं। हम लोगों ने खूब रेलगाड़ी, बस, ट्रक, हवाई जहाज देखा है। ये क्या करता है? ये वहन करता है, एक पदार्थ को या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो जो जीवों में वहन होता है उसी को हम सर्कुलेशन कहते हैं। और जो मानव में वहन है इसी को, चूंकि मानव में जो कोई भी पदार्थ इधर से उधर ले जाया जाता है वो खून के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से ले जाया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम ब्लड सर्कुलेशन या रुधिर परिसंचरण भी कहते हैं। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं कि रुधिर जो है वो भोजन को, ऑक्सीजन को और वर्ज्य पदार्थ, जो उत्सर्जन करने वाले हानिकारक पदार्थ हैं, उनको हमारे शरीर में वहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है। पहले पॉइंट में हमने जाना कि रुधिर जो है वो ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को या भोजन को या कुछ उत्सर्जित पदार्थ हैं उनको हमारे शरीर में वहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। दूसरा पॉइंट है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू उसे कहते हैं जो पूरे शरीर से कनेक्ट हो या शरीर के कुछ भागों से अवश्य कनेक्ट हो, जुड़ा हुआ हो। तो हमारे जो मनुष्य के शरीर में दो संयोजी ऊतक होते हैं, एक को हम रुधिर कहते हैं और दूसरे को हम अस्थि कहते हैं, हड्डी कहते हैं। हड्डियों का कंकाल भी पूरे शरीर को जोड़े रहता है, वैसे ही जो रुधिर है ये भी पूरे शरीर में आता और जाता है, पूरे शरीर के कांटेक्ट में या पूरे शरीर से जुड़ा रहता है। तो इसकी विशेषता क्या है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। किस रूप में है? तरल है, लिक्विड के रूप में है। और रुधिर में एक तरल माध्यम होता है। रुधिर बनने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो भी तरल है, और उस तरल माध्यम को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और ये जो प्लाज्मा है इसी में सारी कोशिकाएं, जो ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा में कोशिकाएं निलंबित होती हैं, डूबी हुई होती हैं, ऐसे नंगी आंखों से नहीं दिखती। इसलिए रुधिर को एक पायस भी कहते हैं। जब आप मिश्रण पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो आपको ये पायस आएगा। तो प्लाज्मा में कोशिकाएं भी निलंबित होती हैं, डूबी हुई होती हैं। और जो कोशिकाएं रुधिर में होती हैं उनके बारे में आप पहले भी पढ़े हैं कि WBC होती है, RBC होती है, प्लेटलेट्स होती है, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। और ये पदार्थ भी उसी ब्लड में, उसी रुधिर में डूबे हुए होते हैं या घुले हुए होते हैं। अगला पॉइंट है प्लाज्मा जो है वो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड
और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का, जो भी भोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजनी बेस्ड जो नाइट्रोजन से बने हुए उत्सर्जी पदार्थ हैं, इनका विलीन रूप में वहन करता है। मतलब वो घुली हुई अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड भोजन और नाइट्रोजनी वर्ज्य को विलीन अवस्था में ले जाता है, घुली हुई अवस्था में ले जाता है। और ऑक्सीजन को जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, वो ले जाती हैं। आप जानते हैं कि जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इनकी जो कोशा कला है उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से बनी हुई हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो लाल रुधिर कणिकाओं में के कला में पाई जाती है, ऊपरी झिल्ली में पाई जाती है। और वो क्या करती है? ऑक्सीजन को ले जाती है। बहुत से अन्य पदार्थ भी हैं, भोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन के अतिरिक्त बहुत से अन्य पदार्थ भी हैं। जैसे लवण को अगर हम ले लें तो लवण का वहन भी रुधिर द्वारा होता है। रुधिर लवण को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। और ये जो रुधिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसको ढकेला जाता है, पंप किया जाता है, भेजा जाता है। और इसके लिए हमारे शरीर में एक विशेष अंग है जिसको कहते हैं हमारा पंप, हृदय। हार्ट की बात करते हैं तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं कि हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय पेशियों से बना हुआ है, इसमें अस्थि नहीं है, केवल पेशियों से बना हुआ अंग है। और जो हमारी मुट्ठी के आकार का, एक तरफ मोटा और दूसरी तरफ पतला, शंक्वाकार, हमारी मुट्ठी के आकार का होता है जो हमारा हृदय होता है। चूंकि रुधिर ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, O2 और CO2 दोनों का वहन करता है, दोनों को ले जाता है। और अतः O2 की जो प्रचुर रुधिर मात्रा है रुधिर में, O2 की प्रचुर मात्रा जो रुधिर में है और CO2 की जो प्रचुर मात्रा है, ये दोनों रुधिर में मिलने से रोकने के लिए, O2 प्रचुर रुधिर और CO2 प्रचुर रुधिर अगर एक ही जगह से पंप किया जा रहा है तो मिलने से कैसे रुके, इसके लिए हृदय कई कोष्ठकों में बटा होता है, कई चैम्बर्स में बटा होता है। और वो चैम्बर्स कौन कौन से हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। बायां अलिंद, बायां निलय, बाईं तरफ ऊपर अलिंद और नीचे निलय, और जो दाईं तरफ दायां अलिंद और दायां निलय। ये 4 कोष्ठक होते हैं हृदय में। और ये कोष्ठक क्यों हैं, ये कमरे क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि O2 और CO2 युक्त जो रुधिर है वो आपस में मिलने ना पाए। अगला पॉइंट है CO2 प्रचुर रुधिर। जो CO2 युक्त रुधिर है वो CO2 को छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाता है, फेफड़े में जाना होता है उसको। और वहां जब फेफड़े में वो CO2 को छोड़ेगा तो फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन जनित रुधिर को, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, वो ऑक्सीजन जनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। जो रुधिर फुफ्फुस में जा रहा है वो CO2 को वहां छोड़ रहा है और उधर से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय में ला रहा है। और ये जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होगा वो शरीर के हिस्सों में पंप किया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा या पहुंचा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है जो ये प्रक्रम है, इसके प्रथम चरण में सबसे पहले क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जो फुफ्फुस से हृदय के बाएं अलिंद में आया है, फुफ्फुस में जब CO2 को छोड़ा और O2 को लिया तो वो रुधिर जो है वो हृदय के बाएं अलिंद में आएगा। और जिस समय बाएं अलिंद में रुधिर आएगा उस समय बायां अलिंद शिथिल रहता है,
वो फैला हुआ रहता है, शिथिल रहता है, उस समय फुफ्फुस से हृदय के बाएं अलिंद में रुधिर आता है। और जब बायां निलय फैलेगा, बायां अलिंद में जब रुधिर आ जाएगा, फिर उसके बाद बायां निलय फैलता है, उस समय जो दायां अलिंद है उसमें संकुचन होता है, निलय फैलता है और अलिंद संकुचित होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो अलिंद का रुधिर है वो निलय में स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, पहुंच जाता है। और जब बायां निलय संकुचित होता है तो नली के माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से रुधिर शरीर में पंप कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अपनी बारी पर, जब अपनी बारी आती है तो दायां कोष्ठ, जिसको दायां अलिंद कहते हैं, वो फैलता है, और जब वो फैलता है तो पूरे शरीर से जो भी ऑक्सीजनित रुधिर है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो रुधिर इसमें आ जाता है। और जैसे ही दायां अलिंद सिकुड़ता है, संकुचित होता है, तो ये दायां निलय फैल जाता है और रुधिर जो है वो दाएं निलय में आ जाता है या स्थानांतरित हो जाता है। अगला पॉइंट है कि जब दायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर जो है ऑक्सीजनीकरण हेतु, ऑक्सीजन को लाने हेतु फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। अगला पॉइंट है, अलिंद की अपेक्षा जो निलय की भित्ति है वो मोटी होती है। क्यों? अलिंद से निलय क्यों मोटी होती है? क्योंकि निलय के द्वारा पूरे शरीर में प्रेशर के साथ रुधिर भेजा जाता है, प्रेशर होता है, दबाव होता है। अगला पॉइंट है, जब अलिंद या निलय कोई भी संकुचित होते हैं तो उनमें लगे हुए वाल्व, जो उसमें वाल्व लगे होते हैं, वो उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकते हैं कि दूसरी विपरीत दिशा में रुधिर ना बहने पाए, इससे वो रोकना उसको सुनिश्चित करते हैं। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये जो अभी हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा कि जो फुफ्फुस में, ये फुफ्फुस शिराएं हैं जो फुफ्फुस से शुद्ध रक्त ला रही हैं, और ला करके कहां कर रही है? बायां अलिंद में। पहली कंडीशन थी कि बायां अलिंद शिथिल है और जो फुफ्फुस में ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो फुफ्फुस शिराएं बाएं अलिंद में ला करके छोड़ देंगी। फुफ्फुस से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आके रुक गया है। इस समय बायां अलिंद शिथिलन में है। बाद में जब इसमें संकुचन होगा तो ये वाल्व हट जाएंगे और ये रुधिर यहां से इसमें प्रवेश कर जाएगा बाएं निलय में। और जब बायां निलय संकुचित होगा तो ये इधर को रुधिर, जो शुद्ध रुधिर है, ये महाधमनी के साथ में, महाधमनी से क्या होगा? पूरे शरीर में पंप कर दिया जाएगा। पूरे शरीर में यह शुद्ध रुधिर चला जाएगा। अब देखते हैं कि जो महाशिरा है, जो पूरे शरीर से बी ऑक्सीजनित रुधिर को ला रही है, वापस ला रही है, वो ला करके ऊपरी भाग से और निचले भाग से, ऊपरी भाग का मतलब हृदय के ऊपर वाले भाग से और निचला भाग हृदय के नीचे की बात कर रहे हैं। तो ये जो महाशिरा है, ये महाशिरा अशुद्ध रक्त को महाधमनी के द्वारा दाएं अलिंद में लाएगी। दायां अलिंद इस समय फैला हुआ होगा, शिथिलन में होगा। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद में आ जाएगा। और जब दायां अलिंद संकुचित होगा
तो ये रुधिर जो है ये बाएं अलिंद में प्रवेश कर जाएगा इधर से, और जब बाएं अलिंद में ये प्रवेश कर जाएगा तो ये फिर शिथिलन हो जाएगी, फिर इसमें से आएगा। अब ध्यान से देखिए, जब दायां निलय संकुचित होगा, ये चूंकि अशुद्ध रुधिर है, जब दायां निलय संकुचित होगा तो ये रुधिर फुफ्फुस धमनी को भेज दिया जाएगा। क्या करने के लिए? फुफ्फुस धमनी में जाएगा ऑक्सीजनित होने के लिए, ऑक्सीजन लाने के लिए जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यही जो ऑक्सीजनित रुधिर है ये इधर फुफ्फुस शिरा से आएगा, ये फेफड़े में जा रहा है, वहां शुद्ध हो रहा है, शुद्ध रक्त बाएं में आया, बाएं से बाएं निलय में आया, और बाएं निलय से पूरे शरीर को चला गया, और बाएं शरीर से वापस कब आया? महाशिरा से आया, दाएं अलिंद में आया, और ये बाएं निलय में गया, और बाएं निलय से लेकर के जब बायां निलय संकुचित हुआ तो फिर फुफ्फुस में चला गया। एक राउंड पूरा करने के लिए, एक चक्र पूरा करने के लिए हृदय में खून 2 बार आया है, एक बार इधर से आया है और एक बार इधर से आया। तो चूंकि एक चक्र पूरा करने में, जाने और आने में रुधिर 2 बार हृदय में प्रवेश करता है, इसीलिए मनुष्य का जो रुधिर परिसंचरण है इसी को हम दोहरा रक्त परिसंचरण भी कहते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि जो जल स्थल चर, जो जमीन पर और जल में दोनों स्थानों पर जो रह सकते हैं, ऐसे प्राणियों को हम जल स्थल चर कहते हैं, एम्फीबियन। या बहुत से सरीसृप जो घिसक कर चलते हैं, ऐसे जंतुओं में उनका जो हृदय होता है उसमें 3 कोष्ठक होते हैं, 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन जो रुधिर की धारा है, ये यदि कुछ सीमा तक मिल जाए आपस में, तब भी उसको ये सहन कर लेते हैं, कोई विशेष समस्या या प्रॉब्लम इनके लिए नहीं होती। इसलिए जल स्थल चर प्राणी और कुछ सरीसृप में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। एक चीज यही ध्यान रखने वाली बात है कि जो एक सरीसृप है जिसको हम कहते हैं मगरमच्छ, और मगरमच्छ जो है सरीसृप होते हुए भी 3 कोष्ठीय नहीं, उसमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। कंपटीशन में खूब पूछा जाता है ये। अगला पॉइंट है कि मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठक होते हैं। जो मछली का हार्ट है उसमें केवल 2 चैम्बर है। और क्यों इसी से काम चल जाता है? क्योंकि यहां से जो रुधिर है, मछली के हृदय से रुधिर क्लोम में भेज दिया जाता है, गलफड़ों को भेज दिया जाता है, और जहां पर वो रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है या ऑक्सीजनित होता है, और वो ऑक्सीजनित रुधिर वहीं से, कहां? क्लोम से ही सीधा शरीर में भेज दिया जाता है, हृदय में आने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट है कि मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में आता है। अगला पॉइंट है कि मनुष्य और अन्य कशेरुकी, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए, कशेरुकी उनको कहते हैं। मनुष्य एवं अन्य कशेरुकी में एक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में आता है। अभी हमने बताया था कि रुधिर जो है एक ही चक्र में 2 बार हृदय में आता है, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण या दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। खूब पूछा जाता है। अगला पॉइंट है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। रुधिर जो वाहिकाएं हैं इनकी भित्ति के विरुद्ध, जो इनकी दीवार है उसके विरुद्ध जो दाब लगता है, जो प्रेशर बनता है, उसे ही हम
ब्लड प्रेशर या रक्त दाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। जो धमनी होती है उसका रक्त दाब अधिक होता है, जबकि जो शिराएं होती हैं उनका रक्त दाब कम होता है। अगला पॉइंट है धमनी के अंदर। जब धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन के दौरान, जब निलय दबाव मारता है, सिकुड़ता है, उसके दौरान धमनी के अंदर प्रकुंचन दाब, और जब वो निलय शिथिल होता है, निलय अनुशिथिलन के दौरान अनुशिथिलन दाब कहलाता है। जब प्रकुंचन होगा, जब निलय सिकुड़ेगा, उस दाब को प्रकुंचन दाब कहेंगे, और जब निलय शिथिल होगा तो उसको अनुशिथिलन दाब कहते हैं। अगला पॉइंट है कि सामान्य जनरल रूप में प्रकुंचन दाब जो है वो 120 mmHg 120 mm पारा होता है, और जो अनुशिथिलन दाब है ये 80 mmHg होता है। इसीलिए जब भी हम लोग ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, बीपी की बात करते हैं, तो 120/80 की बात करते हैं। यदि इससे ज्यादा है तो उच्च रक्तदाब और कम है तो निम्न रक्तदाब। स्फिग्मोमैनोमीटर नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर, और इस नामक यंत्र से ये रक्तदाब या बीपी नापा जाता है। अगला पॉइंट है उच्च रक्तदाब को, जो हाई ब्लड प्रेशर है इसको अति तनाव भी कहते हैं, ज्यादा टेंशन हाइपर टेंशन भी कहते हैं। अति तनाव, हाइपर टेंशन की पोजीशन ही उच्च रक्तदाब को बढ़ाती है। और इसका कारण क्या है कि धमनियां या धमनिकाएं जो है, धमनी आगे चल करके छोटी नलिकाओं में जब विभाजित हो जाती है तो उसी धमनी को धमनिकाएं कहते हैं। तो धमनिकाओं का सिकुड़ना है। जब धमनिकाएं सिकुड़ जाएंगी तो रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, रक्त प्रवाह का विरोध बढ़ जाता है, और उस कंडीशन में अति तनाव, हाइपरटेंशन या उच्च रक्तदाब बढ़ता है। धमनी फट सकती है। जब उस नली में प्रतिरोध है और इधर से प्रेशर से जा रहा है तो धमनी फट सकती है, या आंतरिक कहीं भी शरीर के अंदर रक्त का स्रावण भी हो सकता है, रक्त बह सकता है। अगला पॉइंट है धमनी। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं, धमनी वे रुधिर की नलिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती। रुधिर जो हृदय से अन्य अंगों को जाएगा उस नली का नाम क्या है? धमनी है। और इसकी भित्ति मोटी होती है तथा लचीली होती है। मोटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें हाई प्रेशर से, उच्च दाब से रुधिर बहता है, इसलिए इनकी भित्ति मोटी और लचीली होती है। अगला पॉइंट है जो शिराएं हैं ये विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके, विभिन्न अंग, हृदय के अलावा जो अंग है, विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। हमने अभी धमनी के बारे में किया था कि धमनी हृदय से रक्त अन्य अंगों में ले जाती है, और इसकी क्या बात कर रहे हैं? शिराएं। जो शिराएं हैं विभिन्न अंगों से रुधिर को वापस एकत्र करके हृदय में लाती हैं, और इनमें मोटी भित्ति की कोई जरूरत नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनमें प्रेशर नहीं होता, इनमें दाब नहीं होता, बल्कि इनमें जो रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। अगला पॉइंट है किसी अंग या ऊतक तक। जब ये किसी अंग या ऊतक में धमनी पहुंचती है तो उत्तरोत्तर उसके बाद छोटी छोटी नलिकाओं या वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। और ये इसलिए विभाजित हो जाती है क्योंकि ये वाहिकाएं सभी कोशिकाओं में रुधिर का संपर्क बना सकें।
क्योंकि अगर ये नली मोटी होगी या एक ही होगी तो सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच सकती। तो ये जो धमनी है ये जब ऊतक में पहुंचती है तब वो सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके, इसलिए छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। अगला पॉइंट है कि जो सबसे छोटी वाहिका होगी उसकी भित्ति जो है, उसकी मोटाई, जो उस नली की मोटाई है वो एक कोशिकीय मोटी होती है। जितनी मोटी जो है कोशिका भित्ति होती है उतनी ही मोटी जो सबसे छोटी वाहिका है उसकी भित्ति होती है। और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य जो रुधिर है और उसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं इनके मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा होता है। इसी पतली भित्ति को पार करके ये पदार्थ जो है रुधिर से कोशिका में आते हैं और इसी को इन्हें केशिकाएं कहते हैं। धमनी का जो सबसे पतला रूप है उसको क्या बोला? केशिकाएं। और जो केशिकाएं हैं अगले पॉइंट में देखेंगे, केशिकाएं आपस में मिल करके, बहुत सारी केशिकाएं मिलेंगी तो शिराएं बनेंगी। और शिराएं जो रुधिर को अंग से ऊतक से दूर, अंग या ऊतक से दूर कहां लाएंगी? हृदय में ले जाएंगी। केशिकाओं से रुधिर जो है वो कहां पहुंचेगा? कोशिकाओं में पहुंचेगा। कोशिकाओं से वापस जो रुधिर आएगा वो भी केशिकाओं में आएगा और वो केशिकाएं जो है वो शिराएं बनाएंगी। इधर धमनी आई है, केशिका बन गई, इधर केशिका बन गई और ये जो है शिरा बन गई, ऐसे जुड़ी होंगी। तो ये जो शिराएं हैं ये मिल करके सारे अंग की शिराएं मिल करके महाशिरा बनाएंगी और हृदय में ले आएंगी। अगला पॉइंट है प्लेटलेट्स। जब व्यक्ति किसी भी एक्सीडेंट में किसी भी प्रकार घायल हो जाए और घायल होने के बाद उसमें खून बहने लगे, रक्त स्राव हो जाए, तो रक्त स्राव को रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं और ये पूरे शरीर के रुधिर में भ्रमण करती रहती हैं, घूमती रहती हैं और जहां रक्त स्राव हो रहा है, जहां खून बह रहा है, उस स्थान पर पहुंच करके रुधिर का थक्का बनाएंगी और थक्का बना करके उस नली को, उस मार्ग को अवरुद्ध कर देती है और जिससे खून का बहना बंद हो जाता है। अगला पॉइंट है लसिका। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है, जैसे रुधिर वैसे ही लसिका। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, एक पदार्थ को दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करता है। ये केशिकाओं की भित्ति में, जो केशिकाएं अभी हमने पढ़ी, इनकी भित्ति में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलती हैं और कहां पहुंचती हैं? अंतर कोशिकीय अवकाश में, इंट्रासेल्युलर स्पेस। दो कोशिकाओं के मध्य जो स्थान होता है वहां ये आ जाती हैं। कौन? प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर केशिकाओं से बाहर निकल आएगी और क्या करेंगी? ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो छना हुआ रुधिर है, केशिकाओं से जो छना हुआ रुधिर है उसी को हम लसिका कहते हैं। लसिका जो है रुधिर की प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन लसिका रंगहीन है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है, जबकि जो प्लाज्मा है उसमें ज्यादा प्रोटीन होती है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग की होती है, लसिका रंगहीन होती है, ये अंतर है। अगला पॉइंट है कि लसिका जो है वो अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है। ये जो लसिका नामक पदार्थ है, द्रव है, ये अंतर कोशिकीय अवकाश में पहले केशिकाओं से आता है, जिसमें प्लाज्मा भी होती है, प्रोटीन भी होती है, कुछ जो है रक्त की कोशिकाएं भी होती हैं। उसके बाद ये अंतर कोशिकीय अवकाश से
लसिका केशिकाओं में जाता है और जो आपस में मिल करके कौन लसिका केशिकाएं जो है आपस में मिल करके लसिका वाहिनी बनाती हैं और जो लसिका वाहिनियां हैं ये अंत में बड़ी शिरा में खुलती हैं। अगला पॉइंट है जी जो पचा हुआ तथा क्षुद्रांत छोटी आंत द्वारा अवशोषित पचा हुआ भोजन और छोटी आंत द्वारा जो वसा का अवशोषण होता है सोखा जाता है उसका वहन जो है लसिका के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त अगर अंतराकोशिकीय अवकाश में अतिरिक्त तरल है तो वो बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। ये कार्य भी लसिका का है। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक इसको पहुंचाइए, नोट्स बनाइए और अपना अध्ययन जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।